So hello everyone, my name is Umair Shahjahani and I am a chemistry faculty and I have more than 6+ years of experience in teaching for foundation level and for NEET level. Okay, so let's begin. Today we are going to study a topic named equilibrium. Equilibrium. Yes. So in today's lecture, what we are going to study, first we are going to see what is equilibrium, कि equilibrium होता क्या है। भाई देखो, एक equilibrium तो होता है जो कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो हम सबको पता है कि फिजिक्स वाला equilibrium क्या होता है। भाई फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, है ना, नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। बट अब ये इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में कैसा है, कि केमिस्ट्री में हम कब कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, तो वो आज हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, भाई देखो, हमने केमिस्ट्री में बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, जैसे हमने देखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है HCl प्लस NaOH में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, बन जाता है NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर जितना हमने रिएक्टेंट लिया था ये पूरा का पूरा कंज्यूम होकर इसने प्रोडक्ट बना दिया। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मतलब जितना मैंने रिएक्टेंट लिया था वो उतना ही मेरा प्रोडक्ट में कंज्यूम हो गया। तो ऐसी रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं कंबस्शन रिएक्शन में, ठीक है, तो भाई कंबस्शन रिएक्शन मैंने CH4 हो गया, ठीक है, इसको मैं बर्न कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, एक ये तरह की रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी कोई इक्विलिब्रियम कोई अचीव नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी हमारी होती है रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारा फॉर्म, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपका AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, तो इसमें बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है, और NaNO3। तो ये जो मैंने आपको रिएक्शन दी, ये वो रिएक्शन है जो एक बार में हो जाती है, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रिएक्ट मतलब कराया और क्या हो गया, यहाँ पे हमको मतलब रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम का काम नहीं है, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे जा करके। पहले मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कंबस्शन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऐसी भी रिएक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपने जितनी भी रिएक्शन देखी ना, ये सब सारी की सारी रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में हो रही है। मतलब ये HCl NaOH से रिएक्ट करा, NaCl प्लस H2O बन गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि NaCl H2O दोबारा रिएक्ट करके HCl और NaOH बनाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये रिएक्शन, ये तीनों की तीनों रिएक्शन किस में जा रही है, सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये या फिर मैं कह सकता हूं कि तीनों की तीनों रिएक्शन किस में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम रिएक्टेंट को रिएक्ट करा रहे हैं, उससे प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ये सारी की सारी रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक रिएक्शन का मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया देखते हैं,
तो N2 प्लस H2 NH3, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब यहां पर आप देखना, जब अमोनिया की कुछ क्वांटिटी मेरे पास हो जाएगी तब क्या होगा, अमोनिया में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस स्प्लिट होकर के इसमें दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं वो हमारी बाइलेटरल होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है। देखो, क्योंकि पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये तो रिएक्शन हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब कुछ क्वांटिटी ऑफ अमोनिया मिल गया हमको, तो क्या हो रहा है, वो अमोनिया स्प्लिट होकर के दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी जा रही है, तो यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन भी है। आ रही है स्टूडेंट्स बात समझ में? तो इससे पहले वाली जो हमने रिएक्शन देखी थी ना, लाइक हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखी, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी, और हमने कंबशन रिएक्शन देखी, वो सबकी सब रिएक्शंस एक डायरेक्शन में जाती थी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। जी हाँ, ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, लाइक फॉर्मेशन ऑफ SO3, SO2 प्लस O2, यहां पर ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में जा रही है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ SO3, ठीक है। SO2 और O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन जब कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास मिल गया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा से स्प्लिट होकर के SO2 और O2 बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए देखो यहाँ पे हमने इस तरीके का साइन लगाया है, ठीक है। वरना हम रिएक्शन में कैसा साइन लगाते थे, वरना हम रिएक्शन में ऐसा साइन लगाते थे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएक्शन दोनों मतलब डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो यहाँ पर हमने ऐसा साइन लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है, अब जैसे कि और एक और डायरेक्शन है कि एक और रिएक्शन है कि PCl5 स्प्लिट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में, लेकिन एट द सेम टाइम Cl2 एंड PCl3 आपस में कंबाइन होके दोबारा से PCl5 बना रहा है। तो ये रिएक्शन भी दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ये वो रिएक्शंस हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों। अब बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम की, क्योंकि आपको अब ऐसी रिएक्शंस के बारे में पता लग चुका है, तो अब मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम भाई क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इस बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए। मतलब जितनी तेजी से हमारा रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है उसी तेजी से हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा हो, तो बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। आ रही बात समझ में? और इक्विलिब्रियम सिर्फ किस में अचीव हो सकता है? ऑब्वियसली जहां पर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। अब आपको पता लगा होगा कि प्रेसिपिटेशन उसमें रिएक्शन में, मतलब जहां पे रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में जा रही है उसमें इक्विलिब्रियम मतलब क्यों नहीं बन सकता? ऑब्वियसली जहां पे खाली फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, जहां पे पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वहां पे ऑब्वियसली क्यों बनेगा इक्विलिब्रियम? तो पूरा रिएक्टेंट ही कंज्यूम हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कभी भी पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली जैसे कि मैं अमोनिया का एग्जांपल लेता हूँ, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनर में प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट करके अमोनिया बनाने लगेंगे। लेकिन जब कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया बन जाएगा तो वही अमोनिया स्प्लिट होकर के बैक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुझे देने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कभी पूरा प्रोडक्ट, यहाँ पे पूरा रिएक्टेंट कभी कंज्यूम हो ही नहीं रहा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। आ गई बात समझ में? यस। तो बेटा अब डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो हम ये साइन लगा देते हैं,
ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो गया हमारा, अचीव हो गया है। ठीक है, तो चलो बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन during a chemical reaction, during a chemical reaction in which rate of forward reaction, rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, backward reaction। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। ठीक है, चलो, तो आपने ये चीज लिख ली होगी। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका मतलब क्या इफेक्ट हुआ, मतलब चलो ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई, बट इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी चीज है ना कि मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, मिल करके बना रहे हैं अमोनिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी इसका मतलब यूज क्या हुआ, मतलब इसका प्रैक्टिकल उसमें एप्लीकेशन क्या है कि देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है भाई, जब जिस रेट से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है उसी रेट से हमारा बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा है, तो एक टाइम आएगा कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल हो जाएगी या फिर कांस्टेंट हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो एट इक्विलिब्रियम the concentration of reactant and product becomes constant। ठीक है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन करता है सही। क्वेश्चन है, which of the following represent the condition of equilibrium। ठीक है, इसमें से कौन इक्विलिब्रियम की उसको कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहला है, ये मैं ग्राफ है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं शॉर्ट में ROR लिख रहा हूं। ठीक है, समझ जाना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये है टाइम। ठीक है, ठीक है, बी ROR टाइम। ठीक है, चलो सी रेट ऑफ रिएक्शन टाइम। बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो, बताओ कि इसमें से कौन सी सही इक्विलिब्रियम कंडीशन को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अब यहां पर अब आप देखो कि पहला वाले को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गई।
तो भाई यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ जो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है वो एक टाइम के बाद फिर क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यस, तो ये है, ये वाला ग्राफ हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब जरा बी को देखते हैं क्या बी कर रहा है, आप बताइए। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन कह लो, ठीक है, और ये हमारा, सॉरी इसको बैकवर्ड कह लो, इसको फॉरवर्ड कह लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था। इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ज्यादा हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा कम हो गया। तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। हमारा थर्ड देखते हैं, यहां पर भी देख लो, यहां पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई, हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि ऑप्शन ए, अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पिछली बार मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में दिया था ग्राफ, इस बार मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो ये है ऑप्शन बी, ये है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा तो पैरेलल है इसको, ठीक है। ऑप्शन सी, ये, ठीक है। बताओ इसमें से कि कौन सा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अब यहां पर देखो कि पहले वाले कंडीशन पे आते हैं। देखो इक्विलिब्रियम की मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो क्या यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, जी हाँ बिल्कुल हो रही है कंसंट्रेशन कांस्टेंट एक टाइम के बाद, क्योंकि अब ये ग्राफ किसके बीच में है, कंसंट्रेशन के बीच में है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, और एक टाइम के बाद क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। यस, तो ये ग्राफ है किसका, इक्विलिब्रियम का है। यहां देखते हैं, यहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये वो पॉइंट था जहां पे कंसंट्रेशन इक्वल हुई थी, लेकिन एक टाइम के बाद फिर क्या हो गई, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अब ये कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गई, और यही तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो ऑब्वियसली ये भी है। सी पार्ट देखते हैं, यहां पर देखो, यहां पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम के बाद क्या हो गई कंसंट्रेशन, इट बिकम्स कांस्टेंट। यस, तो ये भी ग्राफ किसका है, कंसंट्रेशन, ये भी ग्राफ मेरा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कि पहली बात तो इक्विलिब्रियम कैसे रिएक्शंस में आता है, ठीक है, तो उन रिएक्शंस में आता है जो कि रिएक्शंस हमारी दोनों डायरेक्शंस में होती है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में भी होती है, बैकवर्ड में भी होती है, मतलब रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। जहां पर रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा वहां पर कभी इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। और तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और फिर दूसरी बात कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक, हेडिंग डालो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। जी हां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। चलो, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम
equilibrium can be achieved, equilibrium can be achieved from either side. क्या मतलब? ठीक है, इसका मतलब यह है कि भाई दो साइड होती है ना केमिकल रिएक्शन की, एक होती है रिएक्टेंट साइड और एक होती है प्रोडक्ट साइड। तो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है, वो दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है, मतलब रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। सेकेंड क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड क्या है भाई? सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन do not have any effect on equilibrium। जी हां, ठीक है, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली थी इस बात से इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम क्या स्टेट है कि भाई एक टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, उससे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितनी ली थी कोई लेना देना उसका नहीं है कि इतनी आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, इक्विलिब्रियम can be achieved in a closed container, मतलब इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज कंटेनर में ही अचीव किया जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो एक बात सुनो, जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, यहां एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमारा कुछ प्रोडक्ट है। ठीक है, लाइक जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ही ले लो। ठीक है, अमोनिया बन रहा है, इसके अंदर आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें डाल रखा है। ठीक है, और वो अमोनिया गैस बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अमोनिया गैस फॉर्म होगी यहां पर, तो वो तो यहां से वेपोराइज होकर निकल जाएगी, है ना, वो तो यहां से वेपोराइज होकर निकल जाएगी। जब यहां से वेपोराइज होकर निकल जाएगी तो बेटा प्रोडक्ट तो आपका रुक ही नहीं रहा ना। इक्विलिब्रियम बनने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की प्रेजेंस होना जरूरी है ना। जैसे ही आपका अमोनिया बनता है वो तो वेपर के फेज में क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो जब प्रोडक्ट यहाँ पे बन ही नहीं रहा, वो सीधा वेपर के फेज में निकल रहा है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा क्या? इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होगा। बट इफ आवर कंटेनर इज क्लोज्ड, अगर हमारा कंटेनर क्लोज्ड है, इसको एक आपने ग्लास लिड से कवर कर रखा है, ठीक है, और सेम रिएक्शन उसमें हो रही है, तो क्या होगा, तो उसमें अमोनिया बनेगा और ये अमोनिया ऑब्वियसली अब वेपर्स हमारे एस्केप नहीं कर पाएंगे, तो ये यहीं रहेगा और यहां रह करके इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव इन अ क्लोज्ड कंटेनर ओनली, सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही होगा और कहीं होना पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में? चलो बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर आया? ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं रेट लॉ की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम रेट लॉ की तरफ। ठीक है, ठीक है, जहां पे हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां पे हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखो, चलो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने एक रिएक्शन ले ली कि A+B, ठीक है, और ये कंबाइन होके बन रहा है हमारा CND। ठीक है, ये हमारा कंबाइन होके बन रहा है CND। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाली रिएक्शन है इट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और जो नीचे वाली रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है, तब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो है कि, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? आखिर किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी किस पे डिपेंड कर रहा है? वो भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना भाई। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये भाई कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे वेरी होगा? अच्छा, मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको मैं KF कह देता हूं, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। KF क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन भी किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली वो भी किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी मेरा किस पे डिपेंडेंट है? ये भी मेरा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? C एंड D पे, ठीक है। यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक मेरा कांस्टेंट आ जाएगा KB, ठीक है, CD, और KB मेरा क्या होगा? ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, चलो इसको हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction, ठीक है। तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आया था? इतना आया था, तो मतलब KF is equals to इतना कंसंट्रेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन कितना आया था भाई? इतना आया था, तो KB कितना? KB is equals to CD, है ना बच्चों? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। चलो नीचे वाला मैं रब कर देता हूं, ठीक है, अगर नोट कर लिया हो आप लोगों ने तो। चलो जल्दी, अब क्या है कि भाई कांस्टेंट कांस्टेंट एक जगह ले जाओ, KF बाई KB, ठीक है। तो ये बराबर आया कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, ठीक है। और ऑब्वियसली कांस्टेंट कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Kc, ठीक है। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, जिसको हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो Kc इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर? ठीक है। अब यहां पर एक बात देखना इसके अंदर, ठीक है भाई। देखो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको कंसंट्रेशन दे रखी होंगी, कंसंट्रेशन से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा। लेकिन इस फॉर्मूला को देखने से पहले, जैसे मैं एक चीज लिखता हूं कि भाई फाइंड, लिखो इक्वेशन लिखो, ठीक है, इक्वेशन लिखो, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for this reaction,
ठीक है, और वो रिएक्शन है आपकी, ठीक है, A प्लस B, ठीक है, C और 2D, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो जरा देख लेते हैं कि कैसे हुआ। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको लिखना है इसका, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा किसके बराबर होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वो मेरा बराबर होगा KF इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर, है ना। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आप देखना, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा KB C। अच्छा, D यहां पे 2 टाइम्स लिया गया है, तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे 2 बार रिप्रेजेंट करना होगा। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मुझे ये 2 बार रिप्रेजेंट करना। वो ऑब्वियसली D हमारा क्या मतलब टॉइस, मतलब इसकी कंसंट्रेशन टॉइस है ना, तो मैंने 2 बार रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर देखो KB इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, C एंड D स्क्वायर। आई बात समझ में, मतलब यहां जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो यहां पर इसकी पावर बन चुकी है, यही मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। अब यहां पर देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है हमारा, KF इज इक्वल टू A B इज इक्वल टू KB कितना है C और D का स्क्वायर। तो इसको यहां ले आओ, ठीक है, तो KF बाई KB इज इक्वल टू C D का स्क्वायर डिवाइड बाई A एंड B। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, तो KC किसके बराबर आ गया मेरा, KC मेरा बराबर आ गया C D स्क्वायर डिवाइड बाई A एंड B। तो ये बच्चों यहां से हमने क्या बात सीखी, यहां से हमने ये बात सीखी जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त कहां पर आएगा, उसकी एक्सपोनेंशियल पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो अब आप इसका ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप 1 मिनट के अंदर दे सकते हो, 1 मिनट के अंदर दे सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि वी फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिख के मुझे बता दो। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं भाई, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले तो ये हम ये लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पावर्स में चले जाते हैं। तो पावर से भेज दो ना, A का पावर कितना है 2, तो ये स्क्वायर, B का पावर कितना है 3, अच्छा C पे कुछ नहीं, D पे 4, यस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फेज क्या है, लिक्विड लिक्विड। सर फेज क्यों लिख रहे हैं आप, ठीक है, वो अभी पता लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब एक और हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। चलो वो केमिकल रिएक्शन भाई क्या है, वो केमिकल रिएक्शन भाई क्या है देख लेते हैं कि यहां पर ए जो है, ठीक है, (2C + 4D), ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अभी अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी 2 मिनट में लिख देते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा कि C की पावर 2 D की पावर 4 डिवाइड बाई A और B की पावर 2, ठीक है। और चलो ठीक है, और ये क्वेश्चन आप मार्क करके आ गए और अपना आंसर आपने सही कह दिया। बट बेटा रिमेंबर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट के फेज मैंने लिखे हैं, तो इट हैज सम मीनिंग, ठीक है, इसका कुछ मतलब है यहाँ पर, ठीक है। क्या मतलब है? देखो S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, ठीक है।
बेटा सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। इफ अ रिएक्टेंट इज टेकन इन सॉलिड फेज तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। मेक अ नोट पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज यूनिटी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो जो ये चेंज नहीं होती। तो फिर क्या होगा, तो जब बेटा जब किसी चीज की कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम उसकी हमें लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते टाइम उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सा जो हमारा इक्विलिब्रियम जो वो होगी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी k इज इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। जी हाँ, ये होगी हमारे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी, ओके। तो बेटा फिर यहां तक रखते हैं आज, ओके। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।